जय हिंद दोस्तों। मैं 1 महीने के बाद आज ही दिल्ली पहुंचा और रास्ते में मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी। एक दो मुसलमान लड़के जो डेयरी का काम करते हैं, वो लोग गाय और भैंस अपनी डेयरी के लिए लेके आ रहे थे। भोपाल से रायसेन डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। और रास्ते में लोगों ने, जैसा कि हर जगह लिंचिंग का होता है, ये आरोप लगाते हुए कि गौ तस्कर है, उन दोनों की बहुत बुरी तरह मारा। एक लड़का तो मर गया हॉस्पिटल में जाके, और दूसरा कोमा में है। और पुलिस ने वहां के अज्ञात में एफआईआर किया, और अज्ञात में एफआईआर करने के बाद उनको 3 लोगों को और नामजद किया, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में 18 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। और मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। फिर इस रिपोर्ट के बाद फिर हम और आपसे बात करेंगे और फिर आपसे सजेशन भी लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग देखिए। ये है बीवी आयशा, जिन्होंने अपने 24 साल के नौजवान बेटे जुनैद को खो दिया है। 5 जून की रात मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के महगांव में लगभग 15 लोगों ने जुनैद और अरमान को पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। बोलू अस्पताल का नाम बताना, ये जुनैद है। 17 जून को इलाज के दौरान जुनैद की मौत हो गई। वो ऐसा पड़ा दिया था विक्स मला मैंने, पूरी हरी लाल कलर की नीले कलर की पीट हो गई थी, और कई जगह बाकी नहीं थी, एड़ियाँ इतनी खोल रही थी, एड़ियाँ बिल्कुल नीली हो रही थी। 5 बजे रात को हमने देखा, हमने कि इसकी सांस वांस तो है नहीं डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बीपी चेक करा, सब करा, खेल लगे। हाँ, फिर मशीनें निकाली, हम तो उसको मचकने लगे। जुनैद 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। परिवार के मुताबिक जुनैद मजदूरी करते थे और घर का खर्चा चलाते थे। उनका पूरा परिवार एक कमरे के घर में गुजर बसर करता है। डंडों से, लोहे के राटों से, पाइपों से बहुत मारा था इन लोगों ने हमारे भाई को। फिर हमें और दूसरे दिन पता चला था शाम को, भाई बता रहे थे 15-20 लड़कों ने मिलकर मारा था। हम दूध की डेयरी पे गाय लेके आ रहे थे, 3 गाय 3 बच्चे थे गाड़ी के अंदर। ये अकेले कमाते थे हमारे घर के अंदर, बाकी को और कोई नहीं कमाता। इस मामले में रायसेन के सांची में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें बाद में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों की जो मारपीट हुई, साथ में अवैध पशु परिवहन, दोनों के उस पर हमने एफआईआर करी है। और जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके प्रकरण में जो एफआईआर हुई थी, पहले 109 बीएनएस यानी हत्या के प्रयास पर हमने एफआईआर करी थी। उसमें पूर्व में ही 3 गिरफ्तारियां हो चुकी। जिस आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, उनके पूर्व में भी 18 अपराध हैं विदिशा जिले में, और उनके ऊपर जैसे बलवा हो गया, आगजनी हो गई, इस प्रकार के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। दूसरी एफआईआर पुलिस ने अरमान और जुनैद के खिलाफ गो तस्करी के आरोप में दर्ज की है। ये अभी तक जो जांच आई है, वीडियोस है, उसमें जितने भी पशु भरे हुए थे उनको गौशाला में सबमिट कराया। सारी चीजें हैं जो उसमें पिकअप में ले जाते हुए, तो वीडियो वगैरह सभी। घटना वाली रात सीहोर के 21 साल के अरमान भी जुनैद के साथ वाहन में मौजूद थे। वो भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और बीते कई दिनों से कोमा में हैं। शरीर पे उसके जो है सारे शरीर पे चोट है। सर पे एमआरआई सीटी स्कैन कराई थी, तो सर पे जो है इतने बड़े बड़े धब्बे बताए हैं।
और हाथ फ्रैक्चर है उसका। और भी अब ये लड़का जब होश में आएगा तो पैर में कहाँ पे अभी सब जगह सूजन है उसके। और डॉक्टर साहब से आज सुबह मेरी बात हुई, डॉक्टर साहब बता रहा है कि 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, अभी इसकी कोई गारंटी नहीं। लड़का कब होश में आएगा, लड़का कोमे में। अरमान के पिता का कहना है कि वो उनके साथ डेयरी चलाता था और उस रात क्या हुआ था वो जानना चाहते हैं। ये अपना दूध का काम है और डेयरी वही लड़का संभालता अपने। इससे पहले तो कोई अगर अरमान का रिकॉर्ड है या कुछ भी है तो पुलिस उसको सामने लेके आए। अब वो तस्करी के लिए ले जा रहा था या पालने वाले थे, अब इसकी तो जो है जांच होगी तभी अपन बता पाएंगे। बाकी अब अपन वहां पे थे नहीं तो कैसे बताते। पीड़ित परिवारों का ये आरोप है कि हमला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था। ये हमारे भाई ने ही बताया था, जुनैद में गए बजरंग दल वाले ही थे, उन लोगों ने मारा। चौकी के अंदर सबके फोटो वीडियो आएंगी जो लेकर आए थे 15-20 लोगों की। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बजरंग दल का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। बजरंग दल को तो क्या है, गो तस्करों में टारगेट बना रखा है। जब भी कोई कहीं भी किसी प्रकार की घटना हो उसमें बजरंग दल को आगे करते हैं, बजरंग दल को बदनाम करते हैं। भाई जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। उसमें बजरंग दल का कोई भी कार्यकर्ता नहीं, तो ना तो रायसेन का है ना ही विदिशा कोई कार्यकर्ता है। वो तो पब्लिक ने जो है वो गो तस्करों की गाड़ी पकड़ी और पब्लिक ने मारपीट की। इस घटना के बाद स्थानीय मुसलमानों में डर और गुस्सा है। ये मुसलमानों के नाम पे करा, उन लोगों ने नाम भी पूछा था पहले, क्या नाम है तुम्हारा, कल लगे जुनैद और अरमान, कल वो कर लगा कल ले जा रहा, उन्होंने के डेयरी पे ले जा रहा, कल मुसलमानों कर लगा। बहुत मुश्किल हो गया इस समय के अंदर मुसलमान होना। कहीं सुरक्षित नहीं समझता अपने आप को। भाई हम कब तक मारे जाएं। मध्य प्रदेश से बीबीसी संवाददाता रोहित लोहिया की रिपोर्ट। एक नगर ट्रैफिक। ये रिपोर्ट मैंने आप लोग को दिखाया मध्य प्रदेश विदिशा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट भोपाल से करीब 40-50 किलोमीटर दूर का है ये। मुझे कल ही ये पूरी घटना मालूम हुई। मैं वहाँ के साथियों से मेरी बातचीत हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि मैं कल भोपाल जाऊँ और इनके परिवार से मिलूँ। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो एक दिन सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। और ये तो बड़ा आसान है। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय नहीं खरीद सकता? क्या मुसलमान गाय को लेकर नहीं जा सकता कहीं? आखिर सरकार को ये मानक तय करना पड़ेगा। ये दहशत फैलाने के लिए इस तरह के गरीब लोगों की हत्या करना और फिर बताना कि सरकार क्या चाहती है। और सवाल सबसे बड़ा है कि मुस्लिम समाज अगर ऐसे ही खामोश रहा तो फिर क्या होगा देश में? किसी का गाय के नाम पर, किसी को पत्थर मारने के नाम पर, छोटी छोटी घटनाओं में जिस तरह से पुलिस ऐसे मुसलमानों के साथ बर्ताव कर रही है जैसे इनका कोई है ही नहीं इस देश के अंदर। कानून को नहीं मानना। अब देखिए आप किस तरह से इलाहाबाद में दलितों के साथ क्या हुआ, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है। इटावा के अंदर एक यादव जी का सिर मुड़ा करके और उसको पेशाब से नहलाया गया। इन सारी घटनाओं में जिस तरह से यादव समाज खड़ा हुआ तो आज पूरे देश के लिए वो मुद्दा बना है। क्या मुसलमान समाज नहीं खड़ा हो सकता अपने लोगों की मदद करने के लिए? क्या मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता एक दूसरे साथी की मदद करने के लिए? ऐसे ही खामोश अगर आप लोग बैठे रहे, आज वो बच्चा बीमार है, कोमा में है, अस्पताल में, समझ सकते हैं कि कितना पैसा खर्च होता है। अगर वो भी मर गया फिर तो इस पूरे घटना का गवाह ही खत्म हो जाएगा। फिर तो हत्या करने वाले बच जाएंगे।
इसलिए उस बच्चे को जो कोमा में है, जो अभी जिंदा है, जो हयात में है, हमको समझते हैं कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों की जिंदगी को जिम्मेदारी बनती है। और खास करके मुसलमानों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस बच्चे के साथ खड़े हैं? या भारत के अंदर किसी भी मुसलमान की गाय के नाम पर लिंचिंग करना तो बहुत आसान है। किसी को भी बोल दीजिए कि गाय अगर आपको गाय मिल गई तो पुलिस है ना उसका काम करने के लिए। गौरक्षा अधिनियम है, तमाम कानून है। आप पुलिस को बताइए कि आप सीधे किसी को मार देंगे, और किसी को भी मार के कह दीजिए कि तो गाय लेके जा रहा था, गौ तस्कर है। ये तो बहुत आसान सी बात है। अभी वक्त ये है कि अगर हम लोग एकजुट होकर के अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ उनके दुख में खड़े तो हो सकते। हम नहीं कह रहे कि आप सड़क पर उतर करके और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए। हम जानते हैं कि अभी हम लोग इस लायक नहीं है इस देश के अंदर। 70 साल से कभी हम लोग अपनी लड़ाई लड़े नहीं। हमेशा हम लोग दूसरों के सहारे और दूसरों के सहारे खड़े रहे। अपनी तकलीफ, अपनी सारी चीज हम लोग दूसरों के ऊपर छोड़ते रहे। अब आज वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी समस्या को सुनने में। जिन लोगों को 70 साल से आप वोट देते आ रहे, आगे भी देते रहेंगे, वो आपकी समस्या को नहीं सुन रहे, या वो खुद धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, केवल बातें कर रहे। तो खैर, हमारी कोई बात नहीं है वोट पर, हमारी कोई राजनीति पर। हमारी इस मामले में जहां बेगुनाह आम इंसान को लिंचिंग की जा रही है गाय के नाम पर, खास करके मुसलमानों को, दलितों को, कई पिछड़ों के साथ भी हुआ, आदिवासियों के साथ भी होता है। तो सभी दलित समाज जो इतना कमजोर समाज है, वो अपने लिए खड़ा हो जा रहा है। जिसके पास न जमीन है, न नौकरी है, न शिक्षा है, न पैसा है, वो अपने समाज के लिए खड़ा हो जा रहा है। तो क्या मुसलमान नहीं खड़ा हो सकता अपने दूसरे मुसलमान के लिए? जो हम ये नहीं कह रहे कि आप उसके लिए धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी जिंदगी को खतरे में डालिए, लेकिन कम से कम जो बच्चा बीमार है उसकी जिंदगी बचाने का फर्ज तो हम लोग को है। हम लोगों को कुछ नहीं करना तो उसके साथ तो खड़े हो सकते हैं ना। मैं इसलिए लाइव आया कि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत सी लिंचिंग्स हुई और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन अगर आप लोग खामोश रहे, आम आदमी, आम जनता अगर खामोश रहा, तो ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी और सबका नंबर एक एक करके आएगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए आप लोग से मैं राय मांगना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। उनके घर जाना चाहिए, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। जो बच्चा कोमा में है, वो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अगर वो मर जाएगा तो इस केस का गवाह ही खत्म हो जाएगा। फिर जालिमों को इंसाफ, सिर्फ जालिमों को सजा कैसे मिलेगी? जो बच्चा इंतकाल कर गया, वो आज दुनिया में नहीं है, उसके कत्ल का इल्जाम कैसे तय होगा? वो तो मारने वाले फिर छूट जाएंगे अगर उनके साथ कानूनी मदद आप नहीं करेंगे, उनके दुख में आप नहीं खड़े हैं। हॉस्पिटल का बिल है, उनको बचाना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप लोग नहीं खड़े हो सकते, तो फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या मदद हम लोग उनकी कर सकते हैं। हम तो कल इंशाल्लाह जाना चाहते हैं भोपाल, और जा करके उस परिवार से मिलना चाहते हैं। और क्या हर संभव मदद हमसे, क्या हम क्या कर सकते हैं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं आप हमारे कमेंट में आके जरूर बताइए। और अगर भोपाल के आसपास कोई साथी हमारा वीडियो देख रहा है तो कमेंट में या इनबॉक्स में हमको नंबर दे, और वहां पे हमारे आने के बाद हम उनके साथ आवे और हम लोग उसकी मदद करें। मदद तो अल्लाह की होती है, लेकिन कोशिश हमारी होती है। हम चाहते हैं कि जो लड़का कोमा में हो उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो, ताकि उसकी, और वो एकमात्र गवाह है इस घटना का।
उसी की गवाही पे आगे केस चलेगा। हम तो इस लड़ाई को लंबा लड़ना चाहते हैं। जब छत्तीसगढ़ में लिंचिंग हुई, मैं गया वहां पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी गई थी, लेकिन मेरे जाने से वहां के काफी सीनियर एडवोकेट लोग हमारी मीटिंग में आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि भाई इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा तैयार कराइए, आज उनको थोड़ा इंसाफ मिल रहा है और पैसे भी सरकार से थोड़ा मिले हैं। इसी तरह से अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके दुख में खड़े तो हो सकते। हम जाएंगे और उनसे पूछ करके बात करके उन परिवारों का अकाउंट नंबर भी आपको शेयर करेंगे। हम अपना अकाउंट नंबर या हम अपनी कोई चीज नहीं दे देंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए किसी से। पर वो जो बच्चा अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, गरीब है, जिसके घर में 2-2 जवान बच्चों का मातम छाया हुआ है, उनके घर में खाने को पैसे नहीं है, मोहल्ले के लोग गरीब हैं, थोड़ा थोड़ा मदद करके वो लोग उसको, आज मैं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनकी मदद करें। उस बच्चे की जिंदगी को बचाने में आपका जो योगदान होगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में आपका मकान बनाएगा। किसी भी तरह ये देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को बचाना है जो कोमा में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी जिंदगी से ही पता चलेगा कि इस जालिम को सजा तभी मिलेगी जब वो जिंदा रहेगा। उसकी गवाही से ही ये फैसला होगा। इसलिए हम आप लोगों को दोबारा इस निवेदन के साथ कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आइए, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हमारे इस लाइव को कमेंट लाइक और शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि किसी भी तरह से जो बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो कोमा में है, पैसे के अभाव में छोटे से अस्पताल में है। मैं उस फैमिली के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानता हूं। मैंने भोपाल के अपने साथियों से बात किया है। मैंने कल तक मुझे रिपोर्ट आएगी और कल ही मैं भोपाल निकलना चाहता हूं। मैं जाऊंगा, फिर भोपाल से आप लोगों को लाइव होकर के मैं सारी चीजों को बताऊंगा। और एक दरखास्त फिर कह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है, उस बच्चे को बचा लीजिए जो कोमा में है। अगर वो बच्चा बच गया तो इन जालिमों को फांसी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खुदा हाफिज, जय हिंद।